नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। लगभग 1100 करोड़ रुपए के लागत से पुनर्विकसित 103 स्टेशन 86 जिलों में स्थित हैं। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं और ये क्षेत्रीय वस्तुकला एकीकरण के साथ आधुनिक परिवहन केंद्रों में बदलना है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित 103 स्टेशन 86 जिलों में स्थित हैं और इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रमुख और छोटे स्टेशन शामिल हैं। लोकार्पित 103 स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन शामिल हैं, जिसके चलते पीएम मोदी द्वारा यूपी को खास सौगात दी जा रही है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों को बेहतर यात्री सुविधाएं, दिव्यांगजनों के लिए सुगमता और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध डिजाइन प्रदान करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं आज इस बड़ी सौगात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री योगी का धन्यवाद करते हुए उनका आभार जताया। उत्तर प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर लखनऊ में आज 22 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन मार्स ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया गया और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को अंगीकृत किया गया था और जैव विविधता से संबंधित सभी पक्षों को आच्छादित करने वाला यह पहला वैश्विक समझौता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समूचे विश्व में जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल है जहां जैव विविधता का अनूठा संसार है। हाल ही में प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ हैरान करने वाली सरीसृप की प्रजातियां मिली हैं और जैव विविधता को ध्यान में रखकर ही तमाम स्पीशीज का सरकार संरक्षण कर रही है। नए वेटलैंड तैयार किए जा रहे हैं जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके। जैव विविधता को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विशेष ध्यान दे रही है। गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे, लोग उस जल को ग्रहण भी करते थे। बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय परिवर्तन जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया, खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी, तमाम प्रकार की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा, उस मच्छर से तमाम प्रकार के अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो अब आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद हैं और उनकी कोशिश किसी तरह से भारत में दाखिल होने की है। सूत्रों के मुताबिक ये है लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहराइच से बलरामपुर तक लगती नेपाल सीमा पर एसएसबी के 1500 से अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। एसएसबी 42वीं वाहिनी ने सीमा क्षेत्र में दोहरी गश्त बढ़ा दी है और इसके तहत जवान आमने सामने से गश्त कर रहे हैं। वन क्षेत्र में भी अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए चौकी बनाई गई है। नेपाल से हर आने जाने वाले के पहचान पत्र की जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी सीसीटीवी से भी निगरानी कर रही है। बलरामपुर के एसएसपी योगेश कुमार ने बताया कि एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा पर 24 घंटे नजर रख रही है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय किया गया है। सीमा पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और यहां से आवाजाही रोक दी गई है। घुसपैठ की आशंका में नेपाल से लगते उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवास्तव और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल सीमा पर 24 घंटे की गश्त बढ़ाई गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में बिगड़े मौसम ने कई लोगों की जान ले ली है। कई लोग आंधी में पेड़ गिरने से या टीन शेड की वजह से घायल हो गए। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली से सटे जिलों में रहा। आंधी बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई तो वहीं आम की फसल को भी नुकसान हो गया। आंधी बारिश के दौरान गोरखपुर मंडल में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं कुशीनगर में बाग में पेड़ गिरने से किशोर और झोपड़ी से दबकर एक महिला की मौत हो गई। इस तरह कई जगह से मिलाकर कल इस आंधी बारिश के कारण 20 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायलों का इलाज चल रहा है। लगातार उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को आंधी तूफान और झमाझम बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं कई स्थानों पर जल भराव और पेड़ और उनकी टहनियों के टूटने से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। शहर के अंडरपास पर जल भराव होने से कई वाहन फंस गए और कई जगह पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। वे प्रदेश में आई आपदा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, बारिश आदि आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में तत्काल प्रभावितों को राहत राशि का वितरण किया जाए। घायलों को समुचित उपचार कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से शिष्टाचार मुलाकात की और इस मौके पर दोनों के बीच प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा के लिए बैठक भी हुई। इसमें लखनऊ में एक ग्लोबल कैप्टिव सेंटर और एयर इंडिया द्वारा MOR स्थापित करने के संबंध में चर्चा हुई। टाटा सन्स ने सीएम योगी के दोनों सुझावों पर सहमति भी जताई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अयोध्या में प्रस्तावित टेम्पल्स आर्किटेक्चर म्यूजियम परियोजना की प्रगति और जेवर एयरपोर्ट परियोजना की समीक्षा की गई। एयर इंडिया की संभावित MRO सुविधा की स्थापना को लेकर भी विस्तृत वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश में विमानन सेवा क्षेत्र के विकास को मजबूती मिलेगी और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बैठक में प्रदेश को देश विदेश के निवेशकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाने के विषय में गहन विचार विमर्श हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टाटा सन्स के चेयरमैन से कहा कि वे यूपी में अपने निवेश को और भी विस्तार दें और विशेष रूप से लखनऊ के ग्लोबल कैप्टिव सेंटर की स्थापना करें। इस कदम से प्रदेश में उच्च तकनीकी और कौशल आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवाओं का कौशल विकास होगा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार के उद्योग हितैषी नीतिगत फैसलों, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश के लिए तेजी से बनने वाली सकारात्मक परिस्थिति तंत्र की प्रशंसा भी की। उन्होंने आश्वासन दिया कि टाटा समूह राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि टाटा सन्स की आगामी परियोजनाओं में प्रदेश की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। जौनपुर के चंद्रवक थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। 29 स्थानों पर 446 पशु तस्कर चिन्हित कर लिए गए हैं और कार्रवाई के लिए 10 टीमों का गठन हो चुका है। बता दें कि हर थाने के टॉप 10 तस्कर निशाने पर हैं। जलालपुर और चंद्रवक में हुई घटना के बाद सक्रिय पुलिस ने कमर कस ली है। जिले के 29 स्थानों पर चिन्हित 446 पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। सभी थानों से टॉप 10 पशु तस्कर पुलिस के टारगेट पर हैं और इनकी हिस्ट्री शीट खोलने के साथ ही इन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसके अलावा 10 टीमों का गठन किया गया है। जौनपुर जिले में पशु तस्करों का आतंक बढ़ गया है। हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब
पुलिस कर्मियों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में जलालपुर और चंद्रबाग थाना क्षेत्र में हुई घटना इसका प्रमाण है। हालांकि पुलिस इनसे हौसले तोड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है और पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जौनपुर पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं। ये टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में काम करेंगी और इसके लिए सभी थाना अध्यक्षों और प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने निर्देश दिए हैं। पशु तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए विशेष योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। सभी को हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। मां बच्चे की सेहत को संवारने के टिप्स अब गर्भवती महिलाओं को मोबाइल पर घर बैठे ही मिल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए किलकारी व्हाट्सएप प्रोग्राम शुरू किया है। सीएमओ कार्यालय में इसको लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित किलकारी एवं मोबाइल अकेडमी कार्यक्रम बेहद उपयोगी और लाभदायक होगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि किलकारी सेवा सभी गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। गर्भवती महिलाओं की जानकारी RCH पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर उपलब्ध रहती है। प्रत्येक सप्ताह गर्भवती को ऑडियो मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सेहत को संवारने के टिप्स घर बैठे ही प्राप्त होंगे। इसमें गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत शहर के सभी गली मोहल्लों के विकास कार्य और साफ सफाई, अच्छी व्यवस्था, सड़क नालियों आदि की सुविधा मिले और इसी के अंतर्गत वार्ड 32 अब्दुल्ला कॉलोनी में 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और नाली के निर्माण कार्य और वार्ड 8 अंतर्गत ग्राम चकदेवली में 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित नाले के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये क्षेत्र एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है और इन परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छता एवं निर्बाध जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हमारे नगर निगम के अंतर्गत जितने भी सड़कें और नाले बने हुए हैं और हम उसको जल्द से जल्द कार्य को पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचा सकें, इसको लेकर हम वचनबद्ध हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। आज वार्ड 32 में अब्दुल्ला कॉलोनी में एक सड़क के निर्माण कार्य और नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 42 लाख की लागत से यह बनने वाला है। इससे इस क्षेत्र के लोगों के जल की निकासी और आवागमन की सुविधा मिलेगी। मेरे साथ यहाँ पर नगर निगम में पार्षद जफर इकबाल साहब, जफर अंसारी साहब, मंसूर बदर, पार्षद प्रतिनिधि सईद भाई, आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र नागर जी और प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। इस शुभ कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वह जो उनका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दिशा में हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।